नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में अब तक 6,05,30,000 से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। स्वस्थ होने की दर 94.32%। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पंजीकरण 1 अप्रैल से। होली का त्योहार देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी। बंगाल की खाड़ी में भारत और अमेरिका का 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पासेक्स आज संपन्न। महाराष्ट्र में नक्सलरोधी अभियान में 5 नक्सली ढेर। मिस्र की स्वेज नहर में फंसे विशाल मालवाहक पोत को निकालने में आंशिक सफलता मिली। चालक दल के सभी 25 भारतीय सदस्य सुरक्षित। और तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। दोपहर समाचार में नवीन सक्सेना के साथ मैं फरहत नाज। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अभी तक 6,05,30,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 68,000 से अधिक लोगों में संक्रमण का पता चला है। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1,20,39,644 हो गई है। इस महामारी से 1,13,55,993 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 94.32% है। पिछले 24 घंटों में 32,231 रोगियों को संक्रमण से मुक्त होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस दौरान महामारी से 291 व्यक्तियों की मौत हुई। देश में इस महामारी से अब तक कुल 1,61,843 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 5,21,808 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। 8 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। कुल संक्रमित लोगों में से 84.5% व्यक्ति इन्हीं 8 राज्यों से हैं। महाराष्ट्र में कल सबसे अधिक 40,414 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद कर्नाटक में 3,082 और पंजाब में 2,870 नए लोग संक्रमित पाए गए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया कि कल कोविड के 9,13,319 नमूनों की जांच की गई। अभी तक कुल 24,18,64,161 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में कोविड के बढ़ते संक्रमण से निपटने के उपायों पर विचार करने के लिए बेंगलुरु में बैठक बुलाई है। आज शाम प्रस्तावित इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य, गृह, शिक्षा और राजस्व मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है। राज्य में कल 3,082 नए रोगी सामने आए। महामारी से 12 लोगों की मौत हो गई। राज्य में संक्रमण की दर 2.89% है। विभिन्न अस्पतालों में 23,037 कोविड रोगियों का उपचार किया जा रहा है। कर्नाटक में संक्रमण की दर इस महीने की 7 तारीख से निरंतर बढ़ रही है, जो 0.9 से बढ़कर कल 2.89% हो गई। कोविड से संक्रमित व्यक्तियों में 20 से 29 वर्ष और 30 से 39 आयु वर्ग के रोगी अधिक हैं। कोविड के कारण जान गंवाने वालों में 60 से 69 वर्ष आयु के लोग अधिक हैं। बिहार सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी तक कोरोना के नए स्ट्रेन का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इस बीच राज्य में कल कोरोना के 351 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,346 हो गई है।
उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण को रोकने और टीकाकरण के प्रति जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है। पब्लिक प्लेस में जो हाई रिस्क कैटेगरी है, 10 साल से छोटे बच्चे, 60 साल से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी रोगी है, वह हर हाल में प्रयास करें कि सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। दूसरा, इस बात का जरूर ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानों पर जाए, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूर करें। अब वैक्सीनेशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 60 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 403 नए रोगियों की पुष्टि हुई। राज्य में 4,500 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है, जिनमें से 1,800 लोगों को घर पर ही एकांतवास में रखा गया है। राज्य में कोविड से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 3,06,742 हो गई है, जबकि 3,04,59 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर 97.95% पर पहुंच गई है। 2 और लोगों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,690 हो गई है। इस बीच तेलंगाना में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कल करीब 10,000 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। राज्य में अभी तक कुल 11,73,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 60 वर्ष से अधिक आयु के 3,95,000 व्यक्ति शामिल हैं। विभिन्न गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के 2,06,000 व्यक्तियों को भी कोविड का टीका लगाया जा चुका है। मध्य प्रदेश में कल कोविड के 2,276 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,075 रोगी स्वस्थ हुए हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 14,185 है, जबकि पॉजिटिविटी दर 8.9% है। 11 मरीजों की संक्रमण के चलते मृत्यु हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,958 हो गई है। इंदौर में सबसे अधिक 603 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि भोपाल में 498 मामले सामने आए हैं। वहीं जबलपुर में 172 कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। इंदौर और भोपाल में सक्रिय मामलों की संख्या 3,000 से अधिक है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए लोगों से अपने घर पर ही होली का त्योहार मनाने की अपील करी है। प्रदेश में मेरी होली मेरे घर संकल्प के साथ घरों में ही होली मनाई जा रही है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में अब तक 51,95,363 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कल 1,36,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। राज्य में कल 2,270 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही अब तक 3,08,66 लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। कल 9 रोगियों की मृत्यु के साथ ही गुजरात में कोविड से मरने वालों की संख्या 4,492 हो गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,881 नए रोगियों का पता चलने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 6,57,000 से अधिक हो गई है। वायरस से प्रभावित 6,39,000 से अधिक लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड मरीजों की संख्या 7,545 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से कोविड टीका लगवाने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाए हैं और घर के बुजुर्गों में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है। श्री मोदी ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र याद रखना चाहिए कि दवाई भी कड़ाई भी। देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग मां राम दुलिया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं आप सभी श्रोताओं के इन विचारों की सराहना करता हूं। इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का अर्थ है कि हम नए संकल्प करें और उन संकल्पों को पूरा करें तथा अपनी स्वतंत्रता को पूरी ईमानदारी के साथ संजोकर रखें। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो अकर्मणः। उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें। और आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें, उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुट जाएं। और संकल्प वो हो जो समाज की भलाई के हो, देश की भलाई के हो, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हो। और संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयं का कुछ न कुछ जिम्मा हो, मेरा अपना कर्तव्य जुड़ा हुआ हो। मुझे विश्वास है गीता को जीने का ये स्वर्ण अवसर हम लोगों के पास है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये विधेयक कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के वॉकआउट के बाद बुधवार को राज्यसभा में पारित किया गया। विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया है। नए संशोधन के अनुसार विधानसभा द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून में उल्लेखित सरकार का अर्थ उपराज्यपाल होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में अब तक 6,05,30,000 से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। स्वस्थ होने की दर 94.32%। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पंजीकरण 1 अप्रैल से। होली का त्योहार देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी। बंगाल की खाड़ी में भारत और अमेरिका का 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पासेक्स आज संपन्न। महाराष्ट्र में नक्सलरोधी अभियान में 5 नक्सली ढेर। मिस्र की सुएज नहर में फंसे विशाल मालवाहक पोत को निकालने में आंशिक सफलता मिली। चालक दल के सभी 25 भारतीय सदस्य सुरक्षित। और तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर है। असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का कल आखिरी दिन है। इस चरण में विधानसभा की 39 सीटों के लिए 345 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान 1 अप्रैल को होगा। सभी दलों के नेता अपने उम्मीदवार के पक्ष में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा हिमंता बिस्वा सरमा ने आज चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उधर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेता रेहन डैमरी ने भी उदलगिरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, असम गण परिषद, असम जातीय परिषद के नेता भी मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे चरण के तहत विधानसभा की 30 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा। इनमें 9 सीटें पूर्वी मेदिनीपुर जिले की हैं, जिनमें नंदीग्राम की भी सीट शामिल है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव मैदान में हैं। इस बीच राज्य में दूसरे चरण के मतदान में अब 2 दिन रह गए हैं। विभिन्न दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। ये नेता मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पश्चिम
पश्चिम बंगाल में कल होली मनाई गई थी, इसलिए प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर पाए थे, लेकिन आज चुनाव प्रचार ने एक बार फिर गति पकड़ ली है। भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा के स्टार प्रचारक रैलियां और रोड शो करने में व्यस्त हैं। इसके अलावा प्रत्याशियों का ज्यादा जोर नुक्कड़ सभाओं पर है। कस्बों और गांवों में चौराहों तथा गली के नुक्कड़ पर छोटी छोटी जनसभाएं हो रही है। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर अपने प्रत्याशी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ऑटो और रिक्शों पर लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार करने का यहाँ विशेष चलन है। ग्रामीण इलाकों में दीवारों पर पार्टी के नारे और चुनाव चिन्ह की पेंटिंग दिखाई देती है, जबकि घर और रास्ते पार्टी के झंडों से सराबोर हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल। केरल विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए अब केवल 8 दिन रह गए हैं। राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी प्रमुख पार्टियों के राष्ट्रीय नेता राज्य का दौरा कर रहे हैं और कई रैलियों तथा रोड शो में शामिल हो रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चुनाव प्रचार कर रहे भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तिरुवनंतपुरम में कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोई समझौता करने के बाद भी केंद्र गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए विदेशी कंपनियों को अनुमति नहीं देगा। वहीं एक दूसरे वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगर भाजपा राज्य में सरकार बनाती है तो केरल में तेज गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पलक्कड़ जाएंगे, जहां वो एनडीए उम्मीदवार ई श्रीधरन के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की ओर से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कल केरल जाएंगी। राहुल गांधी अगले हफ्ते राज्य का दोबारा दौरा करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का एलडीएफ के लिए राज्यव्यापी प्रचार जारी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता सीताराम येचुरी, प्रकाश कारत, बृंदा कारत पिछले कुछ दिनों से राज्य में कई चुनावी सभाओं में हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार का भी आज केरल पहुंचने का कार्यक्रम है। आकाशवाणी समाचार के लिए तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम। भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के लिए आज अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने महाराष्ट्र में पंडारपुर सीट से समाधान महादेव उथांडे, गुजरात में मोरवा हदफ सीट से निमिषाबेन मनहर सिंह सुतार और उत्तराखंड में साल्ट सीट से महेश जीना को उम्मीदवार बनाया है। विभिन्न राज्यों के 14 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 17 अप्रैल को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार की एक सूची जारी की है। पार्टी ने गालसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विकास विश्वास को उम्मीदवार बनाया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कल शाम उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की करना तहसील से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। रक्षा प्रवक्ता के अनुसार भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 AK राइफलें और 7 पिस्तौल समेत बड़ी संख्या में मैगजीन तथा गोला बारूद बरामद किया है। बालटाल और चंदनबाड़ी के रास्ते श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण देश की निर्धारित बैंक शाखाओं में 1 अप्रैल से शुरू होगा। एक रिपोर्ट। पंजीकरण संबंधी दिशा निर्देश श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर उपलब्ध हैं। 15 मार्च 2021 के बाद संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा अधिकृत डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पंजीकृत बैंक शाखाओं में मान्य और स्वीकार किए जाएंगे। इस वर्ष 56 दिवसीय यात्रा 28 जून से दोनों मार्गों से एक साथ शुरू होगी और 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन पर समाप्त होगी। 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों या 75 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्गों और 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा सभी कोविड SOPs को अनिवार्य घोषित करने के साथ साथ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कराई जा रही हैं। नसीर राथर, आकाशवाणी समाचार, जम्मू। रंगों का त्योहार होली आज देश के विभिन्न भागों में पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गोरी तेरे रंग जैसा थोड़ा सा मैं रंग बना लूं, तेरे गुलाबी गालों से थोड़ा सा गुलाल।
देश भर में कल शाम पारंपरिक रूप से होलिका दहन किया गया। समाज के सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और आयु वर्ग के लोग ये त्योहार उत्साह के श्रीवास्तव ने कहा है कि शब बारात और होली के दौरान अभी तक दिशा निर्देशों के उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया है। आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने होली और अन्य त्योहारों पर गश्त बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कोविड दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास, प्रसन्नता और आशा का संचार करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि होली का त्योहार लोगों के जीवन में प्रसन्नता, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का ये पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करेगा। विदेशी नेताओं ने भी होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामना संदेश भेजे हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि पूरे विश्व में कई धर्मों को मानने वाले लोग एकत्र होकर होली का त्योहार मनाते हैं और हर किसी को ये याद रखना चाहिए कि हमें जोड़ने वाला हमारे मतभेदों से अधिक बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदू समुदाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर अलग अलग राज्यों की संस्कृतियों, परंपराओं और कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की घोषणा की थी। इसके तहत नागालैंड को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ा गया है। दोनों राज्यों में पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और अन्य विषयों पर बहुपक्षीय विचार विमर्श के माध्यम से संबंधों को मजबूती मिल रही है। एक रिपोर्ट। कोविड महामारी के बावजूद नागालैंड और मध्य प्रदेश राज्यों ने पर्यटन विभाग के माध्यम से निकट संबंध स्थापित किए हैं। इसके लिए वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां दोनों राज्यों ने एक दूसरे की विविध संस्कृतियों, व्यंजनों, पर्यटन, त्योहारों और अन्य बातों पर विचार साझा किए। इस बारे में नागालैंड पर्यटन विभाग की पर्यटन अधिकारी सुश्री वेतली कोजा ने जानकारी दी। February last year, Institute of Hotel Management students, they came to Nagaland and we went to homestays to learn our culinary skills. So we took them to Konoma and some institutes, and also we had a familiarization tour for the students. And after March, because of the pandemic, we couldn't do the exchange program. So we conducted 3 webinars. एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से राज्यों की विविध संस्कृतियों को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से देश में एकता की भावना को न केवल मजबूती मिली है, बल्कि राज्यों के बीच समझबूझ और जानकारी भी साझा हुई है। कोहिमा से आसनुओं की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशि भूषण त्रिपाठी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को भी फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच 2 दिन का अभ्यास कल बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। पासेक्स नाम का ये अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य साझेदारी के बढ़ते सामंजस्य को रेखांकित करता है। ये अभ्यास आज संपन्न हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत शिवालिक और लंबी दूरी के निगरानी विमान P-81 को इस अभ्यास में तैनात किया है, जबकि अमेरिकी नौसेना USS थियोडोर रूसवेल्ट को उतारा है। इस बेड़े में विमान वाहक युद्धपोत और बड़ी संख्या में विध्वंसक युद्धपोत और अन्य जहाज शामिल हैं। पहली बार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी इस युद्धाभ्यास में शामिल किया गया है।
इससे भारतीय वायुसेना को अमरीकी नौसेना के साथ अभ्यास करने का अवसर मिल रहा है। ये युद्धाभ्यास अमरीका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के भारत दौरे के एक सप्ताह बाद हो रहा है। इससे जो बाइडेन प्रशासन के भारत प्रशांत क्षेत्र में अपने नजदीकी मित्रों और सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के संकेत मिलते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आज सुबह पुलिस ने 5 नक्सलवादियों को मार गिराया। पिछले 3 दिन से चल रहे नक्सलरोधी अभियान के तहत पुलिस ने यह सफलता हासिल की। नक्सल रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक संदीप पाटिल ने पुष्टि की कि इस अभियान में 5 नक्सली मारे गए, जिनमें से 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएं। मिस्र की स्वेज नहर में करीब सप्ताह भर से फंसे विशालकाय जहाज को निकालने में आंशिक सफलता मिली है। स्वेज नहर प्राधिकरण के अध्यक्ष उसामा रब्बी ने कहा है कि जहाज को खींचकर निकालने के उपायों के बाद कंटेनर शिप एवर गिवन ने तैरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जहाज के निकलने के बाद उसका सीधा संचालन शुरू कर दिया जाएगा और उसे बिटर लेक ले जाया जाएगा। प्राधिकरण ने इस बात की पुष्टि भी की है कि ये जहाज नहर में सीधा घूम गया है और इसे आगे खींचने का काम नहर में लहरें ऊंची उठने पर इसे चलाया जाएगा। 400 मीटर लंबा एवर गिवन जहाज पिछले मंगलवार को स्वेज नहर में तिरछा फंस गया था, जिसकी वजह से यूरोप और एशिया के बीच विश्व के सबसे बड़े व्यापार मार्गों में ये मार्ग अवरुद्ध हो गया था। इस बीच इस जहाज को निकालने के अभियान में लगी तकनीकी टीम के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि जहाज पर चालक दल के सभी सदस्य भारतीय हैं। भारत ने इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 7 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। पुणे में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम 329 रन बनाकर आउट हो गई। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 78 रन बनाए, शिखर धवन ने 67 और हार्दिक पांड्या ने 64 रन का योगदान दिया। जवाब में इंग्लैंड की टीम निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 322 रन की बना सकी। इंग्लैंड की ओर से सैम करन ने 83 गेंदों में 95 रन बनाए। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर ने 4 जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड के सैम करन को मैन ऑफ द मैच और जॉनी ब्रेस्टो को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। म्यांमार के पूर्वी प्रांत करीन में हजारों लोग हवाई हमलों से बचने के लिए थाईलैंड भाग गए हैं। म्यांमार के सुरक्षा बलों ने कल देश भर से जुटे उन लोगों पर हवाई हमले किए जो विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए 114 लोगों के प्रति शोक प्रकट करने के लिए एकत्र हुए थे। थाईलैंड के लोक सेवा प्रसारक ने इस बात की पुष्टि की है कि करीब 3000 लोग उत्तर पश्चिम प्रांत माय होंग सोन पहुंचे हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयूत चान-ओ-चा ने कहा है कि उनकी सरकार म्यांमार से संभावित शरणार्थियों को शरण देने की तैयारी कर रही है। पिछले महीने म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी कार्रवाई में मारे गए लोगों की कल विभिन्न स्थानों पर अंतिम संस्कार शुरू किया गया था। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंबई में मौसम खुश्क रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में गरज के साथ बारिश होने की आशंका है। शहर का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए हैं। अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आसमान में बादल छाए हैं। तापमान 11 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का आसार है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हैदराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 6,05,30,000 से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। स्वस्थ होने की दर 94.32%। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर।
श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पंजीकरण 1 अप्रैल से। होली का त्योहार देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी। बंगाल की खाड़ी में भारत और अमेरिका का 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पासेक्स आज संपन्न। महाराष्ट्र में नक्सलरोधी अभियान में 5 नक्सली ढेर। मिस्र की स्वेज नहर में फंसे विशाल मालवाहक पोत को निकालने में आंशिक सफलता मिली। चालक दल के सभी 25 भारतीय सदस्य सुरक्षित। और तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।